वेलकम टू जूरीज क्रैक। जूरीज क्रैक में सीपीसी सेशंस में आपका वार्म वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेंट। प्लेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके प्रेजेंटेशन से सिविल प्रोसीजर कोड एक्शन में आ जाता है। मतलब प्लेंट इज अ डॉक्यूमेंट विच सेट्स द सिविल प्रोसीजर कोड इन एक्शन। आइए प्लेंट को हम समझते हैं। द एक्सप्रेशन प्लेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन सीपीसी। जिस तरह से सूट डिफाइंड नहीं था सीपीसी में उसी तरह से प्लेंट भी डिफाइन नहीं किया गया है। However, it can be said to be a statement of claim. प्लेंट क्या हो सकता है, जिसे कहा जा सकता है एक स्टेटमेंट है किस चीज का, क्लेम का। A document by presentation of which a suit is instituted. ये आप भी जानते हैं कि प्लेंट आपने जैसे ही प्रेजेंट कर दिया कोर्ट में, सूट क्या होगा, इंस्टीट्यूट हो जाएगा। Its object is to share the ground upon which the assistance of the court is sought by the plaintiff. It's a pleading of the plaintiff. सिंपल सी बात है। आपने जो प्लेंट में क्या किया है, दिया है ग्राउंड्स, दिया है क्लेम किया है, उसमें आप क्या मांग रहे हैं, असिस्टेंस मांग रहे हैं। किसका, कोर्ट का। क्यों, आपके जो भी लीगल इंजरी आपको हुई है, जो भी आपने सफ़र किया है हार्म या लॉस, उसके वायलेशन में, उसके कंपनसेशन में आपको जो भी चाहिए, रिलीफ चाहिए, जिस तरीके भी रिलीफ चाहिए, वो मॉनेटरी रिलीफ चाहिए, वो आपके राइट का सब्स्टिट्यूशन चाहिए, जो भी चाहिए वो आप डिमांड कर रहे हैं, वो असिस्टेंस चाहते हैं कोर्ट से। और ये है प्लीडिंग प्लेंटिफ का। कुछ भी हो, जो भी हम लोग अभी देखेंगे, प्लीडिंग में सब कुछ आता है, चाहे वो प्लेंट आ जाए या आगे हम लोग देखेंगे WS, दैट इज अ रिटन स्टेटमेंट, वो आता है। तो इट्स अ प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंट इज द प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिफ। The term pleadings, drafting and convincing are interchangeably used very often in the court proceeding. मतलब ये तीनों को आपस में यूज कर लिया जाता है। A plaint is a pleading and thus it should meet the general rules or guideline of pleading. अगर ये तो ये प्लेंट क्या है, प्लीडिंग है। अगर प्लीडिंग है तो जो जनरल रूल एंड गाइडलाइन प्लीडिंग पे लगता है, वही सेम गाइडलाइन और रूल कहाँ यूज होगा, किस पे अप्लाई कर सकते हैं, प्लेंट पे भी। It is a specific document filed by the parties in a civil lawsuit which state the current position of the parties in litigation. It is regarded as the backbone of any judicial system. आखिर उस प्लेंट में क्या क्या होता है, तो ये हमें बताता है ऑर्डर 7 रूल 1 कि उस प्लेंट में क्या क्या हो सकता है। कोर्ट नेम, सबसे पहला कोर्ट नेम होगा। देन द नेम ऑफ द प्लेंटिफ, जिसने सफर क्या है, हार्म, लॉस या उसकी लीगल इंजरी, लीगल राइट की इंजरी हुई है, उसका नाम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस। उसी तरह से डिफेंडेंट, जिसने ये हार्म उसे पहुंचाया है एज पर द प्लेंटिफ, उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एड्रेस। वेदर एनी वन ऑफ देम माइनर और अनसाउंड माइंड। अगर ये केस इसलिए है कि अगर अनसाउंड है या माइनर है, तो जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा उसके हिसाब पे अब सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा। काउज ऑफ एक्शन, क्या काउज ऑफ एक्शन है, किस काउज ऑफ एक्शन के चलते वो कोर्ट में आया है, कौन सा इंसिडेंट ऐसा हो गया जिससे सफ़र हुआ, हार्म उसमें लगा या लॉस हुआ, तो उसके लीगल राइट का कब वायलेशन हुआ, कैसे हुआ, और उस राइट ने इसको, उस वायलेशन ने उसे कोर्ट तक आने के लिए मजबूर कर दिया। दैट इज द काउज ऑफ एक्शन। अब हमने ये भी जाना है बेसिक जब हम पढ़ रहे थे कि विदाउट ज्यूरिसडिक्शन अगर कोई जजमेंट आता है तो वो क्या होता है, वो हो जाता है नल एंड वाइड। जब हम फाउंडेशन क्लासेस कर रहे थे सीपीसी में, तो हमने सीधा सा बात बता दिया था कि ज्यूरिसडिक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किस केस में हुआ था, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सिंपल सा कह दिया था कि अगर ज्यूरिसडिक्शन में अगर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है किसी कोर्ट का, इफ दे लैक इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन, देन दे दिस कैन नॉट बी क्योर्ड इवन बाय द कंसेंट ऑफ पार्टी। पार्टी के द्वारा कंसेंट होने पर भी वो चीज़ सही नहीं किया जा सकता है। और इस पे किसी तरह की भी, चाहे वो रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट हो, चाहे वो आपको एक्यूसेंस स्टॉपेल हो, वो अप्लाई नहीं करेगा। मतलब आपका जजमेंट जीरो और नल है। इसलिए कोर्ट को पहले बताया जाता है ज्यूरिसडिक्शन। रिलीफ क्लेम्ड, क्या रिलीफ क्लेम किया गया, जब कोई लीगल इंजरी आपको हुई है आपको, तो क्या रिलीफ किया गया। वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर द पर्पस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड कोर्ट फीस। अब आपका जो भी वैल्यूएशन, जो सूट होगा, उसका एक वैल्यूएशन क्या होगा, और उस वैल्यूएशन को निकाल के कोर्ट फीस क्या होगा। ये भी हमने फाउंडेशन में पढ़ा था जब हम कर रहे थे पिलर्स ऑफ सीपीसी। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, एक होनी चाहिए कॉस्ट, अफोर्डेबल जस्टिस, जस्टिस अफोर्डेबल हो, और जस्टिस एक्सपेडिशियस हो। मतलब हम जल्द से जल्द न्याय पा सकें और कम से कम
मतलब मूल्य में न्याय को पा सके। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसे न्याय मतलब कोर्ट में, सिविल कोर्ट में आना है, तो उसे क्या देना पड़ता है, सब्जेक्ट मैटर, जो भी उसका सब्जेक्ट मैटर है उसके वैल्यूएशन के हिसाब से कुछ कोर्ट फीस देना पड़ता है। अगर वो कोर्ट फीस देने में असमर्थ हो जाएगा तो क्या होगा कि वो सूट नहीं होगा। लेकिन इसके लिए भी हमने देखा था ऑर्डर 33 में प्रोविजंस दिए गए हैं इन औसत पर्सनस के लिए। ठीक है, ये काम सारे चीज़ हम अब समझते हैं एक केस लॉ से। ये केस लॉ आपको है, ये प्लेंट है बेसिकली। ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स ने एक बार, एक मिनट, एक ऑक्सफोर्ड वालों ने, ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स वालों ने केस कर दिया था, इस पे कर दिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी और रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विस पे, ये फोटोकॉपी वाले पे कर दिया। क्यों किया, ये हम लोग इसमें समझेंगे और कैसे कैसे। सबसे पहला ये प्लेंट है उनका, ये जजमेंट नहीं, याद रखिए, दिस इज द प्लेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड, यहाँ पे लिखा है प्लेंट है, ये जजमेंट नहीं है। सबसे पहले क्या है था, आइए, ए, नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट एज पर इज द ऑर्डर 7 रूल 1। सबसे पहले एक प्लेंट में क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द कोर्ट, तो इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट द न्यू दिल्ली ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, तो ये हो गया ए, दैट इज द वन, नेम ऑफ द कोर्ट। तो इस प्लेंट में सबसे पहले क्या दिया गया, नेम ऑफ द कोर्ट दिया गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। सेकंड बोला नेम डिस्क्रिप्शन प्लेस एंड ऑफ रेसिडेंस ऑफ प्लेंटिव, उसके नेम को देना है, नेम को, एड्रेस को एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेंटिव। तो ये है किसमें, द चांसलर मास्टर एंड स्कॉलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ट्रेडिंग एज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। अब उसके एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर YMCA लाइब्रेरी 1 जय सिंह रोड न्यू दिल्ली। ये क्या है, प्लेंटिव। तो प्लेंटिव का हमने क्या दिया, नेम दिया, एड्रेस दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, है ना। तो ये जो नेम डिस्क्रिप्शन, ये क्या है, ऑर्डर 7, ऑर्डर 7 रूल 1 का सेकंड पॉइंट। पहला था हाई कोर्ट का, किस कोर्ट में हम उस केस को ले जा रहे हैं, इसने हाई कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में कोर्ट केस जा रहा है। सेकंड है नेम ऑफ द प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ कई हो सकते हैं, तो इसमें देखिए प्लेंटिफ नंबर 2 क्या है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस भी कैम एज अ प्लेंटिफ नंबर 2 है। उसी तरह से आगे बढ़िएगा तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेंटिफ हैं। तो उसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि प्लेंटिफ नंबर 4 है, तो नंबर ऑफ प्लेंटिफ डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब आइए वर्सेस ऑर्डर 7 रूल 1 का सी क्या है, नेम डिस्क्रिप्शन प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ डिफेंडेंट, है ना। अब डिफेंडेंट की बारी है। डिफेंडेंट इसमें कौन है, रामेश्वरी फोटो कॉपी सर्विस, एक ये डिफेंडेंट नंबर 1 और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिफेंडेंट नंबर 2। कई डिफेंडेंट हो सकते हैं, कई प्लेंटिफ हो सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, ऑर्डर 7 रूल 1 में नेम ऑफ द कोर्ट, नेम ऑफ द प्लेंटिफ एंड देन नेम ऑफ द डिफेंडेंट। देन हमें ये खोजना है प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट इज अ मीन माइनर और अनसाउंड माइंड स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। ऐसा कुछ इस केस में है नहीं, तो ऐसा स्टेटमेंट देना नहीं। फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग द काउज ऑफ एक्शन व्हेन इट एरोज, तो हमें ये देना है कि कब ये फैक्ट ऑफ एरोज किया, काउज ऑफ एक्शन 12-19 में इसमें दिया गया है, 19th। तो लंबा है प्लेंट। 15-19 पारा में देखिए, द काउज ऑफ एक्शन इन द प्रेजेंट सूट फर्स्ट एरोज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2000। तो यहाँ पे देखिए क्या आया है, द काउज ऑफ एक्शन सबसे पहले बार एरोज किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2012 इस केस में, व्हेन द प्लेंटिफ्स, कौन से, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, मतलब ऑक्सफोर्ड पब्लिशर, कैम्ब्रिज पब्लिशर वालों का, वेयर इन्फॉर्म द डिफेंडेंट नंबर 1 रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विस herein is engaged in unauthorized reproduction and distribution of the copies of the plaintiff publication। किस चीज के रिप्रोडक्शन को कर रहा था, वो प्लेंटिफ के पब्लिकेशंस का अनऑथराइज रिप्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कर रहा था, उसी दिन को कॉज ऑफ एक्शन एराइज करता है। द कॉज ऑफ एक्शन एरोज अगेन अपन जब परचेज ऑफ द इन्फ्रिंजिंग कॉपीज of copy of plaintiff by the investigator on 5th of April 2012 सॉरी। तो नेक्स्ट फिर कॉज ऑफ एक्शन का विरोध किया जब इसने
प्लेंटिफ ने किसी इन्वेस्टिगेटर को ड्यूटी पे दिया, वो जब उससे परचेस करता है, किससे, रामेश्वरी फोटोकॉपी वाले से, तो उस दिन फिर कॉज ऑफ एक्शन, द कॉज ऑफ एक्शन इज कंटिन्यूइंग वन एंड शैल कंटिन्यू अंटिल द डिफेंडेंट आर रिस्ट्रिक्टेड बाय एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। और ये कॉज ऑफ एक्शन अभी भी चल रहा है, आज भी वो फोटो कॉपी कर रहे हैं इसके हिसाब से, एज पर द प्लेंटिफ उनका बोलना है कि अभी भी जो कॉज ऑफ एक्शन है वो हमारे पब्लिकेशन को आज भी हमारे लिए, ताकि उनका जो पब्लिकेशन है वो कॉपीराइट है। अब कॉपीराइट क्या आपको प्रोवाइड करता है, एक लीगल राइट, सॉरी, और इसका अगर अनऑथराइज फोटोकॉपी हो रहा होगा तो ये इंजरी पहुंचा रहा होगा, हार्म पहुंचा रहा होगा। तो ये कहने का मतलब इस सूट में है प्लेंटिफ का कि कॉज ऑफ एक्शन कब इरोज किया और क्या। तो इसके बाद आता है ये सेक्शन हमने कर लिया, फैक्ट्स कंसीडरिंग कॉज ऑफ एक्शन। तो हमने देख लिया नेम ऑफ द कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट, नेम ऑफ द पार्टीज पब्लिशर्स जो थे इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, यहाँ पे फैक्ट भी हमने देख लिया जो कॉज ऑफ एक्शन रोज करा। अब तो करना है क्या, शोइंग दैट द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन। हेलो, बोलिए। वो क्या है के लिए, तो आने के लिए, ठीक ठीक। हाँ आना है तो आइए। पीएमसी से त्रिपोलिया पहुंची तो फोन कीजिएगा। तो फैक्ट शोइंग दैट कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, अब इसे हमें करना है। आपको जानते हो कि जुरिसडिक्शन अगर किसी कोर्ट को नहीं और वो मामले को सुन ले उस और देन जजमेंट दे दे तो उस जजमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता, नल एंड वाइट होता है। आइए, पारा 20 में क्या है, द ऑनरेबल कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये सेक्शन 20 के हिसाब से I have per the section 20 of CPC, this honorable court, that is the High Court of Delhi, has jurisdiction by virtue of the, since the defendant are carrying on their businesses within the territorial jurisdiction of the honorable court, also the cause of action has arisen within the jurisdiction of this honorable court. Section 62 of 2 of Copyright Act also confer jurisdiction on the honorable court, since the plaintiff number and the 3 and 5 are carrying on their business within the territorial jurisdiction of this ऑनरेबल कोर्ट। तो मतलब पारा 20 में क्या दिखाया गया, जुरिसडिक्शन। तो हमने देख लिया, अगर देखा जाए ऑर्डर 7 और रूल 1 की बात, तो नेम ऑफ द कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट, नेम ऑफ द प्लेंटिफ दे पब्लिशर्स थे, नेम ऑफ द डिफेंडेंट्स क्या थे, रामेश्वरी फोटोकॉपी या दिल्ली सिटी। उसी प्रकार से यहाँ पे ऐसा कोई केस था नहीं, तो ये नहीं था कि अनसाउंड है, कोई माइनर कोई है क्या, उसके लिए कोई स्टेटमेंट था नहीं। क्या कॉज ऑफ एक्शन एरोज किया वो भी बताया गया, कंटिन्यूइंग था वो कॉज एक्शन ये भी बताया गया प्लेंट में पारा 19 में। उसी बात के बाद एफ में क्या बताना था, जुरिसडिक्शन है कि नहीं कोर्ट को, ये शो करना बाई फैक्ट्स। यहाँ पे एलोबरेट ढंग से पारा 20 बताया गया कि बाई वर्च्यू ऑफ सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी आपको आप ही को है जुरिसडिक्शन, बाई वर्च्यू ऑफ सेक्शन 62 ऑफ 2 ऑफ कॉपीराइट एक्ट उसकी वजह से भी आप ही को ये जुरिसडिक्शन है। तो ये काम किसका है, प्लेंटिफ का, प्लेंट में ये सब बताने का। अब आइए आता है रिलीफ, क्लेम बाय द प्लेंटिफ, क्लेम्स, रिलीफ क्या क्या मांगा गया है। सॉरी, तो रिलीफ के लिए हमें देखना होगा पारा 22। It is therefore humbly prayed this honorable court to please grant the following relief to the plaintiff, है ना। इस पारा 22 में क्या मांगा जा रहा है, रिलीफ, all order of permanent injunction restraining the defendants, their partner, proprietors, their officers, servant, agent, and all person, firms, corporation, association in active concert or participation with the defendant from photocopying or reproducing or issuing illegal unauthorized copy, है कि नहीं। उन्होंने क्या उन्होंने प्लेंटिफ ने क्या मांगा है, एक परमानेंट इंजंक्शन मांगा है किसके खिलाफ, डिफेंडेंट नंबर 1 और डिफेंडेंट नंबर 2 साथ में उनके डिफरेंट पार्टनर्स प्रोप्राइटर्स के खिलाफ,
इसलिए मांगा है कि उन्हें स्टॉप कर दिया जाए फोटोकॉपी या रिप्रोड्यूसिंग करने के लिए उनके बुक्स का, उनके पब्लिकेशन का, जिससे इलीगल ऑथराइज कॉपी नहीं हो पाए। ये सारा कुछ इनका ये रिलीफ था। अब आइए, where the plaintiff has allowed a set off or relinquish a portion of his claim, the amount so और अलाउड, ये इस केस में नहीं एप्लीकेबल होगा, इसलिए कि ऐसा कुछ मामला नहीं है कि हमारा 10 कट्ठे का क्लेम था, कितने का, 10,000 स्क्वायर फीट का, हमने रिलिंक्विश कर दिया 1,000 स्क्वायर फीट पर, ये चीज़ इसमें होगा नहीं। आइए आई पे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, इससे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अभी हम ऑर्डर 7 में हम पढ़ेंगे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, देन पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ द प्लेंट। ये सब अगर नहीं, क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक एक पॉइंट को समझना। इन्हीं खामी की वजह से, इसी डिफ़ॉल्ट की वजह से आपके प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है, इसलिए एक पॉइंट को बेहतर ढंग से समझिए। अब हमें करना है स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड द कोर्ट फी फॉर द केस एडमिट। अब हमें कोर्ट फी निकालना है और उसके लिए वैल्यूएशन करना पड़ेगा सूट का। ये भी पारा 22 में है, पारा 22 में। अब देखिए पारा 20 में है। Thus, the suit is valued for the purpose of court fees jurisdiction 60 lakh 1,200 rupees and court fees of 6,600 is paid thereon. ये क्या है? ये वैल्यूएशन किसका है? वैल्यूएशन ऑफ द सूट है, वैल्यूएशन ऑफ सूट प्लेंटिफ ने बताया है। उसी हिसाब से प्लेंटिफ ने क्या किया है, कोर्ट फीस को पे किया है कोर्ट में 66,000 रुपये। 60 लाख का वैल्यूएशन निकाला गया अप्रॉक्स और 6,600 रुपीज दिया गया। ये सारा कुछ यहाँ पे फॉर एन ऑर्डर ऑफ परमानेंट इंजंक्शन रिस्ट्रिक्टिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर पर्पस ऑफ कोर्ट फीस एंड जुरिडिक्शन ₹200। वहाँ पे जो भी उसका है, जो फिक्स जो भी पेमेंट होगा, अमाउंट होगा, वो सारा यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। A degree of damages of ₹60,600, 60,600,600 का डैमेज का ये लोग ने क्लेम किया है। तो सूट का वैल्यूएशन इसी तरह से करके टोटल सूट का वैल्यूएशन कितना हो जाता था, हमने देख लिया। टोटल सूट का वैल्यूएशन हो जाता है 60,01,200 रुपीज एंड कोर्ट फीस ऑफ 66। ये आपका ये सेक्शन हो गया। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। नेम ऑफ द कोर्ट भी देख लिया, हाई कोर्ट। नेम ऑफ द पार्टीज क्या था, हाई कोर्ट, दिल्ली। पब्लिशर्स थे ये लोग। सी में हमने देख लिया डिफेंडेंट्स के रूप में डीयू था, रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विस था। ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं था। फैक्ट काउज ऑफ एक्शन एरोज किया, फोटोकॉपिंग जो लगातार कर रहे थे जिस समय सूट को इंस्टीट्यूट किया गया उस समय भी ये कंटिन्यूइंग एक्ट था, है ना। फैक्ट शोइंग द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन, उसके लिए दिखाया गया सेक्शन 20 में प्लस कॉपीराइट एक्ट के 64 में भी आपका जुरिडिक्शन आप ही इसी कोर्ट को है। तो ये दिखाया गया प्लेंटिफ के द्वारा। उन्होंने रिलीफ जो भी मांगा, क्या रिलीफ मांगा कि डिफेंडेंट्स को रोक दिया जाए, किस काम के लिए, उनके जो भी पब्लिकेशन है उसके प्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन नहीं किया जा सके इलीगल। उसी प्रकार से आई में स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर सूट ऑफ पर्पस जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट फीस एंड द केस एडमिट। कोर्ट फीस देने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यूएशन ऑफ द सूट करना पड़ेगा। तो उन्होंने वैल्यूएशन किया 60,01,200 आया, उसी हिसाब से 66,000 रुपीज़ का कोर्ट फी दे दिया। इससे आप समझ गए कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट प्लेंट में होता है। इस प्लेंट को आप हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें बस सैंपल आपको याद रखिएगा, ये सैंपल है, ये एक प्लेंट है जिसको दिया गया था कोर्ट में बाय दी प्लेंटिफ, है ना। इस केस में क्या जजमेंट आई इसमें हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, दिस इज द प्लेंट एंड अभी इस जजमेंट को डिस्कस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम बताएंगे जजमेंट क्या हुआ। अब आइए ऑर्डर 6 में क्या लिखा हो। ऑर्डर 6 डील करता है प्लीडिंग इन जनरल, ठीक है, प्लीडिंग इन जनरल डील करता है। दैट मीन्स प्लेंट इज आल्सो प्लीडिंग। तो जो जनरल रूल एंड एप्लीकेशन है, जो जनरल रूल एंड गाइडलाइन है, वो तो एप्लीकेबल होगा ना। तो ओनली फैक्ट्स हैव टू बी स्टेटेड, नॉट लॉ। सिंपल सी बात है, आपको फैक्ट्स को स्टेट करना है। अभी जो हमने देख रहे थे सारा ये जो पारा 90 पारा एक बार पारा 2 से लेके सारा फैक्ट्स, एक फैक्ट को हम पढ़ते हैं, छोटे से फैक्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं।
Plaintiff Fact 1 ही पढ़ते हैं. The plaintiff number 1 is a trading at Oxford University Press, which has established in the 16th century by the University of Oxford and is the world's largest university press, publishing more than 45 new books a year. Oxford has become a household name through a diverse publishing program that includes scholarly work in all academic disciplines. It has a presence in more than 50 countries and has innumerable publication as well worldwide circulation. In the India, Oxford publishing operation currently fall into three distinct areas: academic, journal and reference, higher education and school education. Mr. Vishal Ahuja is the constituent attorney of the plaintiff number 1 and is duly authorized to sign, verify, institute the present proceeding. ये क्या किया गया है? इनको हम लोग ने फैक्ट बताया है, लॉ नहीं बताया है, लेकिन इस फैक्ट्स वाले केस को, मतलब फैक्ट और लॉ नहीं जाना, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सीताराम जायसवाल के केस में. यहाँ पे अपेक्स कोर्ट ने क्या कहा? हेल्ड दैट इफ देयर इज अ पॉइंट ऑफ लॉ व्हिच इज इन द डिस्प्यूट ऑफ व्हिच हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द डिस्प्यूट, द पॉइंट ऑफ लॉ मस्ट बी एक्सप्लेन द प्लीडिंग विद नेसेसरी रेफरेंस टू रिलेवेंट एंड वाइटल फैक्ट ऑफ द केस. अब अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ ही बन जाए क्या डिस्प्यूट, या उस पॉइंट ऑफ लॉ इस तरह से इंटरसेट किया गया है कि उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो आपको विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी रेफरेंस उसे बताना पड़ेगा. जैसे इसी केस में अगर हम जाते हैं, मैं देखता हूँ आपको, वैसे मैं बता पाऊँ, इसमें कॉपीराइट से रिलेटेड एक्सपेक्ट थोड़ा सा डील किया गया था. जैसे कि यहाँ देखिए, फैक्ट द प्लेंटिफ रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट सिंस द कॉपीराइट इन द प्लेंटिफ पब्लिकेशन वेस्ट विद द प्लेंटिफ. जो भी कॉपीराइट है वो किसके पास होगा? प्लेंटिफ के, जो भी उसके ऑथर होंगे उसके पास होगा. दे आर वेस्टेड विद अ सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट एज इन्फिजाज्ड बाय द कॉपीराइट एक्ट 1957 दिस रिगार्ड टू दिस पब्लिकेशन. स्पेसिफिकली यहाँ पे देखिए लॉ को बताया जाएगा, पॉइंट ऑफ लॉ सेक्शन 14A of 1 and 2 of the Copyright Act states that the plaintiff have the exclusive right. मतलब सेक्शन 14A 1 and 2 क्या बता रहा है कॉपीराइट एक्ट का? कि जो प्लेंटिफ है उसका एक्सक्लूसिव राइट है और टू डू ऑथराइज अ पर्सन टू डू एक्ट बिलो द रिस्पेक्ट ऑफ देयर पब्लिकेशन टू रिप्रोड्यूस और इशू करना कॉपी. ये सारा काम किसका है? तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ लॉ को बताया गया, इसलिए उसके केस में इस तरह से इंटरेस्टेड था, किसी यहाँ पे डिस्कस करना नेसेसरी हो गया. और इसी तरह से हम देखते हैं द फैक्ट शुड बी मटेरियल फैक्ट. द एपेक्स कोर्ट has explained with the meaning of material fact in the Uddhav Singh versus Madhav Scindia. The court averred that the material fact, all those primary facts that are relied on by parties either to substantiate their claim and they establish their cause of action used for their effective defense और काउंटर क्लेम अगेंस्ट द पार्टी. अभी जैसे हमने ये देखा कि पारा 1 में क्या बोला जा रहा था कि 16th सेंचुरी की प्रेस है और ये 4500 बुक्स पर ईयर निकालती है ना. इससे अपने क्लेम को और मजबूत किया जा रहा है कि हम तो इस फील्ड में बुक पब्लिकेशन कर ही रहे हैं, और अगर कोई मेरा रिप्रोड्यूस करेगा तो हम उस पर तो उसको चैलेंज करेंगे ही. ये सारा कुछ इसमें आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा. दैट इज सबमिटेड एट ईच लेजिटिमेट कॉपी ऑफ द प्लेंटिफ पब्लिकेशन बियर रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट कॉपीराइट डिक्लेरेशन विद रिस्पेक्ट टू द वर्क. इसमें ये बताया जा रहा है कि रेलेवेंट उस पर कॉपीराइट डिक्लेरेशन होता है दैट विल वर्क एज अ नोटिस कि ये कॉपीराइट प्रोडक्ट है. अब भाई नो एविडेंस शुड बी स्टेटेड. कोई एविडेंस को आपको स्टेट नहीं करना, क्योंकि दिस इज इंश्योर द फेयरनेस इन ऑफ ट्रायल एंड इंश्योर सेफ्टी ऑफ द एविडेंसेस. अगर आप उसी में कर दीजिएगा तो आपके एविडेंस के साथ छेड़छाड़ टैंपरिंग किया जा सकता है. The fact should be stated in a concise, brief, and a clear manner. The rule of brevity requires that the pleading are short, unambiguous, and not capable of multiple interpretation, but only one interpretation that the pleader desire to convey. अब सोचिए 60 लाख रुपए का केस है and only 20 paras are there. हाँ, क्या है टोटल? 20 paras are there. ये सारा इस पे पब्लिकेशन जिस बुक का किया गया उसमें 20 पाराज है. इससे आपको पता चलता है कि आपके सबसे पहले कॉन्साइज होने चाहिए, ब्रीफ, और सबसे इंपॉर्टेंट है इट इट्स नॉट बी अ सब्जेक्ट ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन. अगर एम्बिगियस होगा वर्ड ना तो आप उससे कुछ और भी कह सकते हैं. आप रिलीफ दे रहे हैं, उसे रिलीफ कुछ और भी समझा जा सकता है. तो जो भी आपका प्लेंट हो वो सर्टेन हो, कॉन्साइज हो, ब्रीफ हो और नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ अ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन. उसके बस एक इंटरप्रिटेशन आना चाहिए जो आप चाहते हैं. इन द वीरेंद्र काशीनाथ वर्सेस विनायक एन जोशी, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड द प्लीडिंग मस्ट बी ब्रीफ एंड इन निगलिंग शुड बी अवॉइडेड. निगलिंग शुड बी अवॉइडेड. अब ऑर्डर 7 का कुछ और भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हम अपने चैप्टर को एंड करते हैं जिसमें हमने बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया कि प्लेंटिफ के द्वारा जो प्लेंट होता है वो क्या होता है. और इसको आपको बहुत अच्छे से इसलिए देखना है कि ऑर्डर
मतलब ऑर्डर 7 का 3 पार्ट। एक प्लेंट क्या है, जो ऑर्डर रूल 1 में हमने पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें ये जैसे कि कोर्ट नेम, प्लेंटिफ नेम, डिस्क्रिप्शन, डिफेंडेंट, वेदर नेम, हाउस ऑफ एक्शन, कोर्ट हैज जुरिडिक्शन, रिलीफ क्लेम, और इसी के बाद हम रिटर्न पढ़ेंगे और देन रिजेक्शन पढ़ेंगे। क्योंकि ये अगर आपको समझ में आया तो ये दोनों चीज समझ में आए, और ये दोनों अगर आप एग्जामिनेशन की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और सीपीसी उस सिलेबस में है तो रिटर्न एंड रिजेक्शन प्लेंट से क्वेश्चन नहीं आने का चांसेस 100% है। थैंक यू। इफ हैव एनी मोर कमेंट, इफ हैव एनी कमेंट, if you want to explain more on this issue, then you can mail us. Thank you.